आज न्यूज टॉप 9 में बात करेंगे केंद्र सरकार के फैसले से कैसे आगे बढ़ गई सीमा सुरक्षा बल की ताकत, आतंकवादियों की क्यों अब खैर नहीं, केंद्र के फैसले के साथ कौन है और कौन इसका विरोध कर रहा है। उधर गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा को क्या सौगात देने वाले हैं और हैदराबाद में क्यों कर दिया गया है दिन दहाड़े बेरहमी से कत्ल। देश की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। केंद्र सरकार ने बीएसएफ को मजबूत बनाने के लिए अहम कदम उठाया है। नए फैसले के तहत अब बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर अंदर के दायरे में संदिग्धों को गिरफ्तार करने के साथ सर्च अभियान चला सकती है। सरकार का नया फैसला भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों पर लागू होगा। नए आदेश के तहत बीएसएफ अब 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नई शक्तियों का इस्तेमाल करेगी। बीएसएफ पर लिए गए केंद्र के नए फैसले पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सहित ज्यादातर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। चन्नी ने फैसले की निंदा करते हुए इसे फेडरल सिस्टम पर हमला करार दिया है। अकाली दल ने इसे केंद्र सरकार पंजाब पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने की कोशिश बताया है। वहीं आप ने कहा है कि केंद्र सरकार पंजाब के लोगों से बदला ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीएसएफ पर लिए केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया और कहा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और हमेशा ही पाकिस्तान की ओर से ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई का खतरा बना रहता है। ऐसे में बीएसएफ का बड़ा दायरा पंजाब की सीमाओं को और मजबूत करेगा। उनके मुताबिक सेंट्रल फोर्सेस को राजनीति में नहीं खींचना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज और कल लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। आज राष्ट्रपति लेह में सिंधु दर्शन और पूजन करेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन कल राष्ट्रपति द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल जाएंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सेना के अधिकारियों और जवानों से भी बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री यहां नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाह धार बंदोरा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गोवा के बाद गृह मंत्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दौरा करेंगे और वहां के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। देश के बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी के बीच कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में SECL की इकाई का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा भी की। छत्तीसगढ़ के बाद जोशी झारखंड जाएंगे, जहां उनकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स के अधिकारियों के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि मनमोहन सिंह रूटीन ट्रीटमेंट के लिए भर्ती हुए हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन सहित अन्य की जमानत पर आज सुनवाई होगी। बुधवार को एडवोकेट अमित देसाई ने आर्यन की तरफ से बहस करते हुए कहा कि प्रतीक गाबा ने उसे बुलाया था। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन आर्यन को चेक इन करने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हैदराबाद में बुधवार को दिन दहाड़े कुछ दरिंदों ने एक शख्स की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। कत्ल के पीछे रुपयों की लेन देन की वजह बताई जा रही है। आदिल, सईद और रईस जाफरी नाम के तीनों भाइयों पर हत्या का आरोप है। इनका मृतक के साथ रुपयों के लेन देन को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने बीजेपी को जवाब देते हुए क्यों कहा कि सावरकर की सच्चाई बदली नहीं जा सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू आज कर सकते हैं केसी वेणुगोपाल से मुलाकात। तो दिल्ली में छठ सियासत बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। तमाम सियासी अहम खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। वीर सावरकर पर एक बार फिर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि 29 अगस्त 1911 से माफी मांगने का जो सिलसिला सावरकर ने शुरू किया था, वो 9 सालों में 6 बार अंग्रेजों को माफी पत्र देने तक पहुंच गया। महात्मा गांधी का नाम लेकर सावरकर का महिमा मंडन करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि सच्चाई बदली नहीं जा सकती है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान पर विवाद हो रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीर सावरकर पर किताब के विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा था कि जेल में बंद सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर ही अंग्रेजों को दया याचिका लिखी थी। राजनाथ के मुताबिक सावरकर को लेकर कई तरह के झूठ फैलाए गए हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आज संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। सिद्धू ने कहा है कि वो उन्हें दिए गए सम्मान के लिए हमेशा कांग्रेस आला कमान के आभारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि वो कभी भी समझौता नहीं कर सकते। पंजाब और राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद चल रहा है। सीएम बघेल और मंत्री TS सिंहदेव लगातार सब ठीक होने की बात कह रहे हैं, लेकिन दोनों खेमों का दिल्ली दौरा लगातार चल रहा है। विवाद से निपटने के लिए कांग्रेस नेता PL पूनिया छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज दोपहर 12 बजे राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस दौरान सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से भेंट एवं चर्चा की जाएगी। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर हमें मिलने का समय मिलेगा तो हम लोग भी जरूर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया ने रायपुर पहुंचकर कहा कि आज मैं विशेष रूप से संगठन की मीटिंग करने के लिए आया हूं। प्रभारी होने के नाते संगठन की बात करता हूं। आने वाले समय में चुनाव में क्या रणनीति अपनाई जाए, इसे लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। उनके मुताबिक सभी से समय समय पर विचार विमर्श करना जरूरी होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी सहित देश के 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष सहित पार्टी के दूसरे पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी महासचिव अरुण सिंह भी बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के बाद छठ को लेकर अब दिल्ली सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने भी छठ को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आज दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली सरकार की इजाजत न दिए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर समाजवादी विजय रथ यात्रा पर निकले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बुधवार को हमीरपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार 4.5 साल तक सिर्फ बुल और बुलडोजर चलाती रही। चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए एलएसी के पास भारतीय सेना का नया एक्शन प्लान क्या है? अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने वाले चीन को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कैसे करारा जवाब दिया और पाकिस्तान में क्यों सेना और पीएम इमरान के बीच खटपट की खबरें आ रही हैं? दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास चीन के साथ जारी विवाद के बीच डेमचोक में भारत ने पिछले 3-4 महीने में नए नेटवर्क टावर और कम्युनिटी सेंटर का निर्माण किया है। पूरे लद्दाख में 35 नए टावर लगाए जाने का काम जोरों पर है। यहाँ के सीमावर्ती गांव में लंबे समय से कम्युनिकेशन टावर का नहीं होना सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ भारत चुशूल से डेमचोक के रास्ते पर सड़क बनाने का काम भी तेजी से कर रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में उनके अरुणाचल प्रदेश के दौरे को लेकर चीन की आपत्ति का करारा जवाब दिया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट और अभिन्न हिस्सा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी चीन की टिप्पणी को खारिज किया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए वेंकैया नायडू के दौरे का विरोध किया था। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आतंकी अशरफ से मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी और एनआईए की पूछताछ हो रही है। सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि अशरफ के पास AK-47 हैंड ग्रेनेड पहुंचाने वाले आतंकी दिल्ली में छिपे हो सकते हैं। अशरफ की निशानदेही पर जिस तरह के हथियार मिले हैं वो लोन वुल्फ अटैक की साजिश नजर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियां अशरफ के मददगारों की तलाश में जुटी हैं। घाटी में टेरर किलिंग के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की सफाई के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया है। कल जम्मू कश्मीर के त्राल में हुए एनकाउंटर में जैश का टॉप कमांडर सोफी मारा गया। सोफी साल 2014 में 2 साल जेल में भी रहा था। पिछले 1 हफ्ते में घाटी में हुए 6 एनकाउंटर में 9 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि इस साल अब तक देश के 122 दुश्मन ढेर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टारगेट किलिंग की वारदातों के बाद सुरक्षा को लेकर नई रणनीति बनाई गई है। अब गैर कश्मीरी मजदूरों का ब्यौरा रखा जाएगा। अल्पसंख्यकों को कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ आवासीय सुविधा भी मिलेगी और गैर कश्मीरी के होटल में रहने के दौरान भी सुरक्षा के नए नियम लागू होंगे। हाल ही में आतंकियों ने 5 से 7 3 गैर कश्मीरी और 4 अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी थी। श्रीलंका दौरे पर गए सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे आज स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में चल रहे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के अंतिम प्रदर्शन में शिरकत करेंगे। कल जनरल नरवणे ने श्रीलंका के शीर्ष असैन्य और सैन्य नेतृत्व से मुलाकात की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सैन्य नेतृत्व से मुलाकात करने से पहले जनरल नरवणे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से भी मुलाकात की। G20 देशों की बैठक में तालिबान पर पेश तीसरे प्रस्ताव को लेकर चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान को आतंकवाद से खुद को दूर रखने के लिए तालिबान को इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। अब चीन भी तालिबान को समावेशी सरकार बनाने की वकालत करने लगा है। हालांकि इससे पहले चीन अफगानिस्तान में दूसरे देशों के दखल का विरोध कर चुका है। ISI के नए चीफ नदीम अंजुम की नियुक्ति को लेकर पाकिस्तान के PM इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल बाजवा के बीच झगड़ा बढ़ गया है। ISI चीफ की नियुक्ति सेना प्रमुख की सिफारिश पर PM करते हैं, लेकिन इस बार जनरल बाजवा ने इमरान के करीबी फैज हमीद को हटाकर नदीम अंजुम को नया ISI चीफ बना दिया है। जनरल बाजवा ने कहा कि सेना के मामलों में सरकार का दखल उन्हें मंजूर नहीं है।
आतंकियों का पनाहगाह पाकिस्तान को दुनिया के किसी भी मुल्क से कर्ज मिलना मुश्किल हो गया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में से एक बन गया है। जिन देशों पर ज्यादा कर्ज होता है उन्हें डेट सर्विस सस्पेंस इनिशिएटिव के तहत कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान पर 1,88,000 करोड़ का कर्ज है। कहां पर फ्लाईओवर के नीचे बस गिरने से हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बदमाशों की फायरिंग में कहां एक युवक की मौत हुई और पुलिस और माओवादियों के बीच कहां मुठभेड़ में ढेर हुए 3 माओवादी। राज्यों की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। गाजियाबाद के भाटिया मोड़ इलाके में एक बस फ्लाईओवर के नीचे जा गिरी। नोएडा के गाजियाबाद जा रही बस में एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक बस का टायर फटा और बस रॉन्ग साइड की ओर एंट्री करते हुए ग्रिल तोड़ते हुए फ्लाईओवर के नीचे जा गिरी। हादसे में एक की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों की हालत बेहद गंभीर है। अयोध्या के कोतवाली नगर में बदमाशों की फायरिंग में 32 साल के एक शख्स की मौत हो गई और उसकी 2 छोटी बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्चियों की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। बदमाश 5 गाड़ियों से वारदात को अंजाम देने के लिए नील गोदाम गाँव पहुँचे थे। एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जोधपुर में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस को लवली कंडारा नाम के हिस्ट्री शीटर के जोधपुर केंद्रीय कारागृह के पास होने की सूचना मिली थी। पुलिस को देख लवली अपने साथियों के साथ भाग निकला। पुलिस ने सारण इलाके में हिस्ट्री शीटर को घेर लिया। एनकाउंटर में लवली मारा गया और उसका एक साथी जख्मी हो गया। फिलहाल एक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है और एक फरार है। कोरोना के चलते इंदौर के पुतला कारीगर बेहद परेशान हैं। कोरोना की वजह रामलीला के बड़े आयोजन रद्द होने से इनके पुतलों की डिमांड घटकर महज 20% रह गई है, जिसकी वजह से इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। 2 साल पहले तक इन्हें 250 से 300 पुतलों के ऑर्डर मिला करते थे, जो अब घटकर 50 से 60 पर आ चुके हैं। यूपी के जौनपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने 30 लाख की अवैध शराब बरामद की है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब एक व्हाइट स्कॉर्पियो को रुकने का इशारा किया तो स्कॉर्पियो में सवार अपराधी भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर स्कॉर्पियो में सवार 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और कार में रखी 450 लीटर अवैध शराब समेत कई हथियार बरामद किए। ओडिशा के मलकानीगिरी इलाके में पुलिस और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 मोस्ट वांटेड माओवादी मारे गए। तीनों माओवादी पर 10 लाख का इनाम घोषित था। आला अधिकारियों ने बताया कि पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम का माओवादियों से जमकर आमना सामना हुआ। इस इनकाउंटर को ओडिशा पुलिस की बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे एंटी डस्ट कैंपेन के तहत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कंस्ट्रक्शन साइट का जायजा लिया और निर्माण स्थल पर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए निर्देश दिए। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है, जो 29 अक्टूबर तक चलेगा। कैंपेन को सफल बनाने के लिए 31 टीम बनाई गई है। भोपाल में पशुपालन विभाग के एक आदेश पर विवाद बढ़ गया है। कलेक्टर का निर्देश मिलने के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारियों को 4 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक सांडों की नसबंदी का अभियान चलाने का आदेश दिया गया था। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने आदेश का जमकर विरोध किया। विवाद बढ़ने के बाद पशुपालन विभाग को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। आज महानवमी का पर्व मनाया जा रहा है। आज मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि का भी आज अंतिम दिन है। इसी के साथ नवरात्रि पर्व का भी आज से समापन हो जाएगा। मानता है कि इसी दिन दुर्गा मां ने असुरों के राजा महिषासुर का वध करके देवी देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। आज हवन और कन्या पूजन के साथ मां की आराधना की जाती है। किसने कहा कि मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरा बन गया है ईरान? इसके अलावा पुतिन ने आईएस आतंकवादियों के खतरे को लेकर कैसे अलर्ट किया? नॉर्वे में तीर कमान से हमले में 5 लोगों की मौत हुई। तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड में। परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम का भंडार बढ़ा रहे ईरान को अमेरिका और इजराइल ने चेताया है। अमेरिका के दौरे पर गए इजराइल के विदेश मंत्री यायर लापिड ने कहा है कि ईरान परमाणु शक्ति वाला देश बनने के करीब है। ईरान हमें खत्म करने की बात करता है, लेकिन दुनिया को ईरान के खतरे से बचाने के लिए हम भी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इजराइल के विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने की आजादी नहीं दे सकते। ब्लिंकन ने कहा कि ईरान से न्यूक्लियर समझौते के मुद्दे का समाधान डिप्लोमेटिक बातचीत का जरिया सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। अगर ईरान अपने वादे को तोड़ता है तो हमें उसको लेकर नई रणनीति बनानी होगी। तुर्की की सुरक्षा एजेंसियों ने 8 मुखबिरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसमें से 6 तुर्की के नागरिक हैं और 2 ईरान का। तुर्की ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए मुखबिर ईरान की सेना के एक पूर्व अधिकारी को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। मुखबिरों पर ईरान के लिए काम करने का आरोप है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से आतंकियों की रूस में घुसने के खतरे को लेकर चेताया है। पुतिन ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के सदस्य देशों की खुफिया प्रमुखों के साथ एक बैठक में कहा, ISIS से जुड़े आतंकी आसपास के देशों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए हमें ऐसे हालात से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान के सैन्य प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी और पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जनरल नदीम राजा ने कल अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात की। ईरान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाने को लेकर सहमत हैं। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और दूसरे कई क्षेत्रों में साथ काम करने की संभावना पर भी बात की। सीरिया के पलमायरा इलाके में इजरायली हवाई हमले में एक सीरियाई सैनिक मारा गया और 3 घायल हो गए। सीरिया के स्टेट टीवी के मुताबिक हमले में एक कम्युनिकेशन टावर और आसपास की कुछ चौकियों को काफी नुकसान पहुंचा है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सीरिया में एक हफ्ते के अंदर दूसरा इजरायली हवाई हमला है। अमेरिका के दौरे पर पहुंची यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में ब्लिंकन ने यूएई को अहम साझेदार बताया। ब्लिंकन ने यूएई में हो रहे दुबई एक्सपो में जल्द शामिल होने की इच्छा भी जताई। अब्दुल्ला बिन जायद ने भी अमेरिका को अपना मजबूत साथी बताया। तानाशाह किम जोंग की मौजूदगी में उत्तर कोरिया की सेना ने अपना दमखम दिखाया। उत्तर कोरिया की सेना ने अपने जवानों की ताकत और हर हालात में लड़ने की क्षमता को दिखाने के लिए खास आयोजन किया था। इस आयोजन में सेना के एक जवान ने अपनी फुर्ती और फिटनेस का ऐसा प्रदर्शन किया जिसको देखकर किम जोंग समेत वहां मौजूद सभी जवान तालियां बजाते दिखे। नॉर्वे के कोंग्सबर्ग शहर में एक सनकी शख्स ने तीर कमान से हमला कर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि कई लोग घायल हो गए। नॉर्वे पुलिस के मुताबिक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि ये आतंकी हमला था या आपसी दुश्मनी में वारदात को अंजाम दिया गया। और अब बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। T20 लीग के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कल खेले गए दूसरे रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली के अरमानों पर पानी फेरते हुए फाइनल का टिकट बुक कर लिया और 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में क्या कुछ बदलाव हुआ है। अब T20 लीग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 T20 लीग में। T20 लीग में कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराकर कोलकाता नाइट राइडर्स फाइनल में पहुंच गई है और दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता को जीत के लिए 136 रनों का लक्ष्य दिया था। आखिरी 2 ओवर में कोलकाता के हाथ से जीत फिसलती नजर आ रही थी, लेकिन एक गेंद रहते कोलकाता को आखिरकार जीत मिल ही गयी। सांसें रोक देने वाले मुकाबले में कोलकाता को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 10 रन चाहिए थे और हाथ में 5 विकेट बचे थे। आखिरी ओवर में दिल्ली की ओर से अश्विन गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में तीसरी और चौथी गेंद पर शाकिब और सुनील नरेन बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद आखिरी 2 गेंद में कोलकाता को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने छक्का लगाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। T20 लीग का फाइनल मुकाबला कल चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स इससे पहले 2 बार ही फाइनल में पहुंची थी और दोनों बार वो चैंपियन बनी। कोलकाता ने साल 2012 और 2014 में T20 लीग के खिताब पर कब्जा किया था। अब फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी बार फाइनल में पहुंची कोलकाता नाइट राइडर्स एक बार फिर खिताब पर कब्जा कर सकती है। कोलकाता के खिलाफ मुकाबले में हार के बाद दिल्ली को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी। उसका T20 लीग का खिताब जीतने का सपना टूट गया। दिल्ली की टीम अभी तक एक बार भी T20 लीग का खिताब नहीं जीत पाई है। इस सीजन में दिल्ली ग्रुप स्टेज के मुकाबले तक पॉइंट टेबल में 20 अंकों के साथ नंबर 1 पर थी, लेकिन पिछले 2 मैचों में चेन्नई और कोलकाता से मिली हार ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया। दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में कोलकाता की रोमांचक जीत में बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर के अर्धशतक का अहम रोल रहा है। उन्होंने 41 गेंदों में 55 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वेंकटेश अय्यर ने 55 गेंदों की पारी खेलकर कोलकाता की जीत की नींव रखी। इस पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। कोलकाता की ओर से शुभमन गिल ने 46 रन बनाए। T20 लीग का खिताब जीतने का सपना टूटने के बाद दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत भावुक नजर आए। पंत हाथों से चेहरा ढककर आंसू को छिपाते हुए नजर आए। पंत के साथ पृथ्वी शॉ भी भावुक हो गए। हार के बाद पृथ्वी ग्राउंड पर ही लेट गए। टीम के खिलाड़ियों ने उन्हें उठाया। दिल्ली की हार की बड़ी वजह उनकी बल्लेबाजी का नहीं चलना भी रहा। पंत ने कहा, मैच के नतीजे के बाद कुछ भी बदला नहीं जा सकता।
T20 लीग में 9वीं बार फाइनल में पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब तक 3 बार खिताब अपने नाम कर चुकी है। साल 2010 और 2011 के बाद चेन्नई ने साल 2018 में T20 लीग का खिताब जीता है। धोनी की कप्तानी में खेल रही चेन्नई की टीम को इस बार खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इस बार भी चेन्नई ने ग्रुप स्टेज के मुकाबले में 14 में से 9 मैच जीते हैं। 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में बदलाव किया गया है। T20 लीग में शानदार प्रदर्शन करने वाले ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। शार्दुल को अक्षर पटेल की जगह टीम में जगह दी गई है, जबकि अक्षर पटेल को रिजर्व खिलाड़ियों के लिस्ट में डाल दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई ऑफिशियल जर्सी लॉन्च कर दी गई है। BCCI ने नई जर्सी में खिलाड़ियों की तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर की। डार्क ब्लू रंग की जर्सी फैंस को खूब भा रही है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की नई जर्सी की लॉन्च दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा पर भी की गई। रोशनी में नहाए बुर्ज खलीफा पर नई जर्सी में खिलाड़ियों की तस्वीर दिखाई गई। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।